I'm Jyoti. Welcome to Biolin. So today's topic is glycolysis. Glycolysis जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ग्लाइको प्लस लाइसिस. ग्लाइको मीन्स होता है शुगर और वी कैन से दैट स्वीट, एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन. सो सिंपली मीन्स इज ब्रेक डाउन ऑफ शुगर और ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर. अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या है, एक शुगर की फॉर्म होती है. तो अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का सिंपल मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. ओके, तो ग्लाइकोलिसिस है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो सिंपली ग्लाइकोलिसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. एंड ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है, ये जो पूरा पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, ये 3 साइंटिस्ट ने जो है मिलकर दिया था. तो बेसिकली 3 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लाइकोलिसिस में. नंबर फर्स्ट इज गुस्टाव एम्बेडन. Second, Otto Meyerhoff. And third, J. Parnas. ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, गुस्टाव एम्बेडन, ओटो मियरहॉफ, जे पैरनस, इन तीनों ने मिलकर जो है ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दिया था. एंड दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड EMP pathway. Glycolysis is also called EMP pathway. तो जो तीनों साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनको ऑनर देने के लिए ग्लाइकोलिसिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड EMP पाथवे. E फॉर एम्बेडन, M फॉर मियरहॉफ एंड P फॉर पैरनस. तो ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, गुस्टाव एम्बेडन, ओटो मियरहॉफ, जे पैरनस, इन तीनों ने मिलकर जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे दिया था. ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड EMP पाथवे. ओके, तो EMP पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने जो है ऑनर दिया इन तीनों साइंटिस्ट को. अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है, एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस होता क्या है. तो हमने सिंपली बात करी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. तो ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज, तो वो बनता क्या है, अब हम ये देखते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट. तो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ glucose, pyruvate, or we can say that pyruvic acid. Okay, आप pyruvic acid भी बोल सकते हो, pyruvate भी बोल सकते हो, is called glycolysis. तो glycolysis होता क्या है, glycolysis है the breakdown of glucose, glucose का breakdown होना किसमें, pyruvate में, means pyruvate, or we can say that pyruvic acid में, is called glycolysis. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट, बट व्हाई ग्लाइकोलिसिस होता ही क्यों है, मतलब ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना पड़ रहा है. तो सिंपल सी मीन्स है, कभी भी अगर हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, दैट इज एनर्जी. वी रिक्वायर्ड एनर्जी. ओके, तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, सबको एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे इवन एक छोटा सा सेल भी क्यों ना हो, उसको भी एनर्जी चाहिए होती है. जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है, यही सेम सारी प्रोसेसेस जो है हमारे हर एक सेल में होती है, यानी कि हर एक सेल के अंदर ये सारी प्रोसेसेस होंगी. तो ग्लाइकोलिसिस जो है प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होता है, दोनों में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. ओके, तो अगर हमें बात करें हम ग्लाइकोलिसिस की, तो वो क्या है, बेसिकली सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है टू पायरुवेट, और वी कैन से दैट पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. और मेन पर्पस क्या है ग्लाइकोलिसिस का, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी. वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए. और एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि एनर्जी किसके लिए चाहिए, हमारे सेल्स के लिए, सो दैट जितने भी हमारी बॉडीज में एक्टिविटीज हो रही है वो कैरी आउट हो सके, हमारे सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज हो पाए. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड एनर्जी. Okay, that's why breakdown of glucose is necessary. Now, अगर हम बात करें एनर्जी की, यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है, सेवरल पाथवेज होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के. तो एक बार हम उसको जो है रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पाथवेज होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के.
तो बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी जो ग्लाइकोलिसिस है, जो रिएक्शन ये कहाँ होती है? ये होती है इन साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो है ये रिएक्शन होती है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है और कन्वर्ट होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज अ 6 कार्बन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और अगर हम बात करें पायरुवेट की, तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C double bond O. So this is a pyruvate. This is a 3 carbon compound and this is a glucose C6H12O6. तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। और कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हो रहा है 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड में, और यहाँ पर हमें कितने, यहाँ पर जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुवेट के, मींस ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिल रहे हैं या 2 पायरुविक एसिड मिल रहे हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, ये डिवाइड हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें पायरुवेट के, यानी कि 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं प्लस एनर्जी। ऑब्वियसली अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कितनी मिलती है यहाँ पर? हमें 2 ATP एनर्जी मिलती है। बात करें एनर्जी की, तो हमारी जो सेल्स, जो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ATP। हमें उसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम, हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो सेल्स होते हैं, वो इस एनर्जी को ले पाते हैं। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट के, पायरुवेट और पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, हमें 2 मॉलिक्यूल मिले हैं पायरुवेट के यहाँ पर। और पायरुवेट का एक 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड मिला, प्लस एनर्जी भी ऑप्टेन होगी क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वी गेट एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, हमारे सेल इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो एनर्जी है इसको डायरेक्टली हमारे सेल यूज नहीं कर सकते, इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ATP में। और यहाँ पर हमें कितने ATP एनर्जी मिल रही है? और ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? ये सारी की सारी रिएक्शन जो है ये हो रही है हमारे साइटोप्लाज्म में, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अभी आज हम डिटेल में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। इतना सिंपल स्टेप नहीं है जितना सिंपली हमने यहाँ पे भी देखा है, शॉर्ट में देखा कि ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। देयर इज अ 10 रिएक्शन इंक्लूड, यहाँ पर जो टोटल 10 रिएक्शंस होती है तब जाके जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और इसी रिएक्शन को, ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुवेट में, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑप्टेन होती है हम किस फॉर्म में यूज करेंगे? ATP। मतलब जो एनर्जी है हमारे सेल्स उसको कन्वर्ट करते हैं ATP की फॉर्म में, एंड देन वो यूटिलाइज करते हैं इस एनर्जी को अपनी सारी जो भी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको कैरी आउट करवाने में। ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो, आप US वगैरह चले गए, ओके, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको अपनी करेंसी जो है, आपके हमारी जो करेंसी होती है दैट इज अ रुपीज, इंडियन करेंसी, हमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसमें? डॉलर्स में। सेम ऐसे ही है, क्योंकि ATP क्या होता है? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP इज द एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम ATP को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की। मींस सेल एनर्जी को यूज करेंगे लेकिन किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। तो यही चीज है, अगर आप US जाते हो तो वहां पर आपको जो आपकी इंडियन रुपीज है, आपकी इंडियन करेंसी, अब आपको उसको वहां पे चेंज करना पड़ेगा डॉलर्स में, ताकि आप वहां पर क्या कर सको? सर्वाइव कर सको, क्योंकि वहां पर डॉलर्स चलते हैं। सेम इस तरीके से होता है, हमारे सेल जो है, जो उनको एनर्जी मिलती है वो उसको कन्वर्ट करते हैं ATP में, एंड दिस ATP, ये जो ATP होती है, ये जो है हमारे सेल यूज करते हैं। ठीक है, सेल जो है इस ATP को यूज करेंगे, और जितने भी इनके केमिकल एक्टिविटीज है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, वो सारी सारी कैरी आउट हो पाती हैं। और दैट्स व्हाई ATP इज आल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ATP को कभी कभी हम फ्यूल भी बोल देते हैं, इट इज अ फ्यूल फॉर दिस सेल। ओके, क्योंकि ये एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। अगर ATP होगी, एनर्जी होगी, तभी जो है बॉडी फंक्शन कर पाएगी, तभी जो है सेल फंक्शंस कर पाते हैं। सेल अपने जितने भी डेली बेसिस के उनके वर्क होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनकी, वो कैरी आउट कर पाते हैं। सेम जैसे अगर हम बात करें अपनी खुद की ह्यूमन बींग्स की, तो हमें एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, सो दैट हम जितने भी डेली बेसिस की रोज का जो रूटीन है, हम तो सारी एक्टिविटीज, हमें डेली एक्टिविटीज कर पाए ना। अब ये जो पायरुवेट है,
ये पायरुवेट एक इंटरमीडिएट का काम करता है। अब ये जो पायरुवेट है इसको कंडीशंस मिलेगी। अगर ये जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बनाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाएगा। ओके, तो पायरुवेट को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुविक एसिड, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये जो पायरुविक एसिड है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस energy. Ethanol is a 2 carbon compound, C2H5OH. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई प्लस एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में इट फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो हमने देखा कि जो पायरुवेट था, पायरुविक एसिड, अगर उसको ऑक्सीजन दी तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसने क्या मेड कर दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म की। और ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रिएक्शन होती है कहाँ होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ सेल ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, मींस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को, इसको हम जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कुछ रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एरोबिक, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बना, और ये जो रिएक्शन थी कहाँ थी, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इन्होंने क्या बनाया, इथेनॉल, जिस 2 कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल मिला, CO2 प्लस एनर्जी। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये रिएक्शन हमें किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में, मोस्टली ईस्ट में जो है, ईस्ट जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जो है ग्रो करता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन है ही नहीं, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही ये एक कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन लैक हो जाती है, मींस बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे CO2 H2O एनर्जी बनने की जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है प्लस एनर्जी फॉर्म हो जाता है, एनर्जी फॉर्म हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली कब होता है, जब बहुत ज्यादा हमने जो है हार्डवर्क कर लिया होता है, विग्रस एक्सरसाइज कर ली होती है, या फिर बहुत देर तक जो हमने रनिंग कर ली है, प्रोलॉन्ग रनिंग कर ली है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन। बहुत जल्दी जो है ऑक्सीजन रिक्वायर होती है कि भी ऑक्सीजन चाहिए, आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, और बॉडी को क्या चाहिए होती है भाई, एक्टिविटीज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो एनर्जी फॉर्म होगी ना। लेकिन क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन हमें बहुत जल्दी जल्दी मंगाते हैं, डिमांड होती है, तो क्या होता है, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और वहां उस कंडीशन में CO2 H2 एनर्जी ना बनके लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है काम दिया था कुछ करने के लिए, ठीक है, और आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपके पास एक पूरा 1 मंथ था, और आपने स्टार्टिंग से काम करना शुरू किया, आपने बिल्कुल अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बना लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको पता चला कि भाई प्रोजेक्ट तो कल ही देना है, तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी बनाओगे, तो आप जितना 1 मंथ में उसे डिटेल में अच्छे से लिख पाओगे उतना आप 1 डे में नहीं कर पाओगे। ठीक है, मीन्स आपने शॉर्टकट ले लिया। तो सेम इस तरीके से होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में कंडीशन क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये जो एक तरीके से ये भी शॉर्टकट ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर CO2 H2 एनर्जी नहीं बनती है, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म हो जाता है, और इसकी वजह से फिर मसल्स क्रैम्प होते हैं। ओके, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये कंडीशन कब कहाँ होती है, तो ये होती है इन मसल सेल्स। तो यूजुअली जो है ये मसल सेल्स में होते हैं। अब हमने देखा कि सब में जो है एनर्जी फॉर्म हो रही है, जब पायरुवेट वर्क करे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, सब में एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, जब सब में एनर्जी फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट इतने सारे पाथवे क्यों, जो हर से एनर्जी मिल सकती है, तो देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 2 ATP वी गेट कितने
एटीपी, हमें कितनी एटीपी मिलेगी, 2 एटीपी मिलेगी। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन वी ऑल्सो गेट 2 एटीपी, यहाँ पर भी हमें 2 एटीपी मिल रही है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट 38 एटीपी और 36 एटीपी भी लिख सकते हैं, 38 और 36। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट हाउ मच एनर्जी, 38 एटीपी और 36 एटीपी। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है एज कम्पेयर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सा पाथ सबसे बेस्ट रहा होगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा जो है हम अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज है वो कर पाएंगे। तो इसलिए देयर आर सेवरल पाथवेज। बात करें अगर रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन क्या था, बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it gives carbon dioxide plus water plus energy. In short, C6H12O6 is a glucose. जब ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो भी हमने देखा, in the presence of oxygen pyruvate is converted into CO2 plus H2O plus energy, so that is a respiration process. तो respiration क्या होता है, बेसिकली ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो respiration क्या होता है, respiration is a cellular process in which simple organic compounds like glucose are oxidized in order to liberate chemical energy. तो respiration एक cellular process है जिसमें simple organic compounds जो होते हैं, mainly glucose जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है in the presence of oxygen, और वो क्या लिबरेट करता है, ATP यानी कि केमिकल एनर्जी लिबरेट करता है। और यहाँ पर हमें कितनी ATP मिलती है, 36 ATP। ओके, तो हम बात कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, किसमें कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस की जो टर्म थी गिवन, ये 3 साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया था, गुस्टाव एम्पटन, ओटो मीयरहोफ एंड जे पैरनस, इन तीनों ने मिलकर जो है ग्लाइकोलिसिस टर्म दिया था। एंड ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। ना बात करें ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है, तो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। Glycolysis is an almost universal central pathway of glucose catabolism. अगर बात करें हम ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म की, तो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक सेंट्रल पाथवे है। Glycolysis is an almost universal central pathway of glucose catabolism। इसका मीन्स क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का मीन्स क्या होता है, जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है एक सिंपलर वंस में, दैट इज कॉल्ड अ कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का सिंपली मीन्स क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किसमें, इनटू सिंपलर वंस, to simpler ones, that is called catabolism। और सेम ये चीज होती है ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंपाउंड, और एक कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में, ग्लाइकोलिसिस में, जैसे 3 कार्बन कंपाउंड, तो सिंपल मॉलिक्यूल बन गया। तो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में जो है ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पाता है। ना बात करें कुछ बॉडी कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा पाथ है जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, यानी कि उनका एनर्जी सोर्स क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से उनको एनर्जी मिलेगी, और कोई पाथवे नहीं होता उनके अंदर कि किसी और पाथवे से जो है वो एनर्जी ले सके, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ले सके, या फिर कोई सिट्रिक एसिड साइक्लो तो उसकी मदद से जो है वो एनर्जी ले सके, ये सब चीजें नहीं होती है। तो ऐसे कौन से सेल्स होते हैं, तो समय मेरे टिश्यूज कौन कौन से हो गए, एरिथ्रोसाइट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड RBC,
इरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ओके, रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला हो गया। देन ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक यूनिवर्सल या एक सोल सोर्स है मेटाबॉलिक एनर्जी का। उन्हीं से जो इनको मेटाबॉलिक एनर्जी मिलती है और कोई पाथवे नहीं होता इनके अंदर। ओके, और मेनली अगर हम बात करें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी मोस्ट ऑफ द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ग्लाइकोलिसिस। तो जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ग्लाइकोलिसिस पर डिपेंड करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उनमें जो है ग्लाइकोलिसिस एक एंटायरली डिपेंड होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पे टू ऑब्टेन एनर्जी। ना बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस हैज टू फेजेस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो है दो फेजेस आते हैं। ग्लाइकोलिसिस हैज टू फेजेस। अब वो दो फेजेस कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज। तो ग्लाइकोलिसिस में दो फेज इंक्लूड होते हैं। जो पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर 10 रिएक्शंस इंक्लूड है और सारे रिएक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, दैट इज प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, इट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दो मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट के। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज में फॉस्फोराइलेशन, प्रिपरेटिव फेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेटिव फेज में पहला स्टेप क्या होगा? एक तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड अप। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूज्ड होती है। ओके, अगर हम यहां पर बात करें एंड और क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किस में? ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इन पे ऑफ की अगर हम बात करें तो पे ऑफ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव, इन पे ऑफ ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में? 2 पायरुवेट। एंड यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADH। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल ग्लाइकोलिसिस कंटेन टू फेजेस, के अंदर दो फेज आते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड इज पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज नाम से पता चल रहा है यानी कि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है रिएक्शंस होने की। एंड पे ऑफ फेज में जो जितने भी स्टेप्स पहले हुए, मींस जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी, अब यहाँ पे आपको जो उसका पेमेंट मिल रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज में अगर हम बात करें, देयर इज अ फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे जो है ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है। मींस फॉस्फोराइलेशन मींस क्या होता है? ADP से ATP बनना, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। When ADP plus PI, that is an inorganic phosphate, is converted into ATP, इसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड, इट मींस एडिशन ऑफ phosphorus in glucose, that is called phosphorylation of glucose। phosphorylation का मतलब क्या होता है? ADP से ATP बनना, यानी ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ATP, which is एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ADP से ATP बनना, that is called phosphorylation। पर प्रिपरेटरी फेज में क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, विच मींस फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है ग्लूकोज के साथ। देयर इज अ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इन ग्लूकोज। सेकंड, इसमें क्या होता है? एटीपी इज यूज्ड अप। प्रिपरेटरी फेज में जो है हमारी एटीपी यूज होगी। यहाँ पर जो है हमें एटीपी चाहिए कोई भी रिएक्शंस कराने के लिए, तो वी नीड एटीपी।
एंड थर्ड क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे जो है ग्लूकोज जब वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या भी आपको जब रिएक्शंस कराएंगे तब समझ में आएगा। तो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इस स्टेप तक जो है हमारा कौन सा फेज रहता है, प्रिपरेटरी फेज। ना बात करते हैं पे ऑफ फेज की, तो पे ऑफ फेज में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, किसमें, पायरुवेट में, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सेकंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट जो प्रिपरेटरी फेज था पे एटीपी यूज हो रही थी, लेकिन अब पे ऑफ फेज में हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगी। यहाँ पे सिंथेसिस होगी एटीपी एंड NADH, NADH विच इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, तो हमें NADH मिलेगा यहाँ। सिंपली हमें ग्लाइकोलाइसिस में पता चला कि ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूज होगी एंड पे ऑफ फेज में हमें क्या है, एटीपी सिंथेसिस होगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको ना एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आपको क्या फॉर्म करना है, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपके पास जमीन है, आपने सोचा कि क्यों ना उस पे हम एक बिल्डिंग बना दे, है ना, 4 स्टोरी या 5 स्टोरी की बिल्डिंग बना देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। मीन्स आप इन्वेस्ट में क्या दोगे, पैसे दोगे, आप मनी दोगे अपनी, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपने इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, और जो बिल्डिंग बनाने वाले थे, सपोज हम उसको यहाँ पे नाम देते हैं बी, ये बी पर्सन है जो बिल्डिंग बनाएगा। आपने इसको जो है इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, एंड इस बी ने जो है क्या किया, आपके लिए बिल्डिंग फॉर्म कर दी, बिल्डिंग बना दी। अब आपने क्या सोचा, अब इस बिल्डिंग से हमें क्या, अब आपने बिल्डिंग तो बना दी, आपने उस पर खर्चा किया, आपने उस पर इन्वेस्ट किया, अब आपको प्रॉफिट भी तो चाहिए, आपने पहले इन्वेस्ट किया तब उसका आपको प्रॉफिट चाहिए। तब आपने क्या किया, आपने जो है हर एक फ्लोर को क्या किया, रेंट पे दे दिया, और आपने उसको मतलब डबल पैसों में जो है उसे रेंट पर दे दिया। ओके, तो अब आपने जब इन्वेस्ट किया तब आपको क्या मिलेगा, अब आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स आपको जो है, जो आपने पहले पैसे इन्वेस्ट किए तब आपको क्या मिलेंगे, अब वो आपको वापस मिलेंगे विद प्रॉफिट। तो अब आपको जो है जो मनी मिलेगी वो विद प्रॉफिट मिलेगी। तो बिल्कुल इस तरीके से होता है। पहले हम क्या करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, एटीपी का इन्वेस्ट करेंगे, और ये जो बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग जो बना रहे बी पर्सन, दैट इज द एंजाइम। ये एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो बिना किसी खर्चे के काम नहीं करते, मुफ्त में बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल हम इंसानों की तरह होते हैं। तो जब हम एटीपी यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन को कैरी आउट कराने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में, दिस इज अ प्रिपरेटरी स्टेप। तो ये जो यहाँ पे आप एटीपी यूज कर रहे हो, तो ये हो गया आपका प्रिपरेटरी फेज, एंड आपने एटीपी यूज करी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिएक्शंस कैरी आउट हुई, और अब आपको क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि आपको जो वापस से मनी मिल रही है वो भी डबल अमाउंट में। तो ये आपका क्या हो गया, पे ऑफ फेज हो गया। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.